वेमर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो आर्टिकल 48 था उसमें डिफेक्ट था। उसमें प्रेसिडेंट को पावर दिया गया था कि वो जब चाहे इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है, सिविल राइट्स नागरिकों के अधिकार को ख़त्म कर सकता है। ठीक है, और थोड़े दिन तो वेमर रिपब्लिक चला, लेकिन इस दौरान 20 डिफरेंट कैबिनेट्स बनाए गए और ये अलग अलग कैबिनेट्स, मतलब बार बार कैबिनेट बदल रहा था, मंत्रिमंडल बदल रहा था। 239 दिन मात्र चला और इस दौरान बहुत बार इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा लगाया गया, आर्टिकल 48 का यूज़ किया गया। किसी भी देश में अगर सिविल राइट्स को बार बार सस्पेंड किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ की सरकार कुछ ऐसे स्टेप्स ले रही है जो उस देश की जनता के लिए सही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वो सरकार, वो सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, जनता बहुत जल्दी रिबेलियन करेगी और उसको टर्न ओवर कर देगी। ठीक है, अब आगे लिखा है कि पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम्ड टू ऑफर नो सॉल्यूशंस। अब जाहिर सी बात ऐसा होगा तो लोग मोनार्की हटाए थे और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों लाए थे? कि उनको लगा था कि उनके समस्याओं का समाधान होगा, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। ठीक है, इसके द्वारा बल्कि समस्याएं और बढ़ गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, मॉड्यूल 2 के फर्स्ट पार्ट में जाएंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हिटलर कैसे सत्ता में पहुंचा। ठीक है, क्राइसिस इकोनॉमी का हो रहा था, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था सब चरमराया हुआ था जर्मनी में। ठीक है, और इन्हीं सब की वजह से एक ऐसा माहौल बन गया जिसने हिटलर को अपॉर्चुनिटी दे दिया कि हिटलर सत्ता में आ जाए। ठीक है, हिटलर का पूरा युवावस्था बहुत गरीबी में बीता था। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो वो आर्मी में शामिल हो गया एक सैनिक के रूप में। ठीक है, और उसका काम होता था मैसेज पहुंचाना, क्योंकि उस समय उतना कम्युनिकेशन, टेलीफोन, वायरलेस, ये सब चीज़ें, सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं था। तो अगर कहीं बेस बना हुआ है, वहाँ से बैटलफील्ड में मैसेज देना है तो मैसेंजर लेके जाते थे, यही काम हिटलर करता था। ठीक है, बाद में वो कॉर्पोरल बन गया। ठीक है, और अपने ब्रेवरी के लिए, कॉर्पोरल का मतलब एक पदाधिकारी सेना में, जर्मन सेना में, और उसको अपने ब्रेवरी के लिए काफ़ी पुरस्कार मिला वहाँ पर। ठीक है, और जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, और जर्मनी वाले लोग हार गए तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा हिल गया। ठीक है, और वर्सैली में जो संधि हुआ था काफ़ी इंसल्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग था, जो कि उसको अंदर से बहुत गुस्सा दिला दिया। 1919 में उसने एक छोटा सा ग्रुप ज्वाइन किया, जर्मन वर्कर्स पार्टी। ठीक है, और उसने उस ग्रुप का नाम कर दिया बदल के, चूँकि प्रभावशाली व्यक्तित्व का आदमी था, इसको बोलना बहुत अच्छे से आता था, ये बोलने में बहुत प्रभावशाली था। वैसे लोग कहीं भी रहेंगे तो अपना प्रभाव जमाएंगे, तो इसने उस पार्टी में, उस ग्रुप में अपना काफ़ी अच्छा खासा वर्चस्व जमा लिया, और उस पार्टी का नाम, उस ग्रुप का नाम ही बदल के इसने कर दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स। ठीक है, और इसी को नाज़ी कहा गया बाद में, नाज़ी पार्टी। ठीक है, 1923 में हिटलर प्लान किया कि पूरा बवेरिया को अपने कंट्रोल में ले लेगा। फेल हो गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का आरोप चला, मुकदमा चला, और बाद में उसको रिलीज कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। 1929 में वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब हो ही रही थी, सारा बैंक कोलैप्स कर गया, बैंकों के पास पैसे नहीं बचे कंडक्ट करने के लिए बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है, बिजनेस शट डाउन होने लगा। जाहिर सी बात है कि क्या हुआ था वहाँ पे, आप लोगों को पता है कि आधी से अधिक आबादी, वहाँ 40% आबादी, आधी से अधिक नहीं 40% आबादी युद्ध में मारी गई थी, और वहाँ का जो रिसोर्स वाला ज़मीन था उसको किसने कब्जा कर लिया था? उसको जब कब्जा कर लिया था एलाइज कंट्रीज ने। ठीक है, उस पर अच्छा खासा जुर्माना लगा दिया था, पैसा। हाँ, तो जाहिर सी बात है, कारखाने बंद हो गए थे, लोगों की नौकरियां चली गई थी, है ना, और इतना महंगाई बढ़ गया था कि मिडिल क्लास को कुछ मिल नहीं रहा था। नाजी प्रोपेगेंडा स्टर्ड होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर। नाजी प्रोपेगेंडा ऐसा चला कि बेटर फ्यूचर का होप उन लोगों ने ख़त्म कर दिया।
बात समझ में आया? 1928 नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन द रेस्टैग। जब इलेक्शन हुआ तो नाजी पार्टी को पूरे जर्मनी में मिला के 2.5% वोट लगभग मिला मात्र। मतलब हर 200 में से 5 आदमी इसको पसंद कर रहा था। ठीक है। 1932 में ये लार्जेस्ट पार्टी बन गया, 37% वोट ले आया 4 साल के अंदर। इस 4 साल में क्या किया होगा? नाजी पार्टी के वर्कर्स ने घूम घूम के सब जगह पर सब लोगों के मन में अपने पार्टी के सिद्धांत, काम करने के तरीक़ों को बैठाया होगा। हिटलर पावरफुल स्पीकर था ही, बहुत अच्छा बोलता था वो, और वो जब बोलता था तो अपने शब्दों में बहुत पैशन लाता था, तो लोगों के दिल दिमाग पर इसका काफ़ी असर पड़ता था। उसने वादा किया वहाँ के जनता से कि हम एक मजबूत नेशन बनाएंगे, जिससे कि जर्मनी को फिर वर्सैली जैसा स्थिति देखना नहीं पड़ेगा। अगर युद्ध हुआ, समझौता भी हुआ, तो हमारा देश उस स्थिति में नहीं जाएगा कि इतना घुटना टेकना पड़े कि हर शर्त दुश्मनों का मानना पड़े। वैसा नहीं बनाएंगे, देश को मजबूत बनाएंगे। ठीक है। उन्होंने कहा कि हम देश में रोजी रोजगार भी बढ़ा देंगे। ठीक है। और फ्यूचर, जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनका फ्यूचर जो है ब्राइट होगा। ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में जितने भी विदेशों के लोग हैं यहाँ पर षड्यंत्र कर रहे हैं जर्मनी के खिलाफ, उन सबको हम उखाड़ फेंकेंगे। ठीक है। और नए तरह के पॉलिटिक्स का उसने शुरुआत कर दिया। उसको समझ में आ रहा था कि मास मोबिलाइजेशन के लिए रिचुअल्स और स्पेक्टिकल का कितना ज़रूरत है। रिचुअल्स मतलब धार्मिक अनुष्ठानों का। सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल उसने लाया। उसने बहुत सारे रैलीज किए, बहुत सारे पब्लिक मीटिंग्स किए। ठीक है। और इस तरह से किया कि हिटलर के सपोर्ट में सारी जनता आ गई। ठीक है। और जब सब लोग एक सपोर्ट में आ जाते हैं ना, तो उनमें अपने आप यूनिटी का सेंस आ जाता है। बात समझ में आ रहा है? The red banners with the swastika, the Nazi salute, the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of this spectacle of power. अब इसमें क्या क्या दिखाया जा रहा था? लाल रंग के बैनर्स थे, स्वास्तिक लगा हुआ, जितने भी हो रहे थे, रैलीज हो रहे थे, मीटिंग्स हो रहे थे, कॉन्फ्रेंसेज हो रहे थे, उसमें नाजी सैल्यूट, एक स्पेशल सैल्यूट बनाया गया। ठीक है। और रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लॉज अब आफ्टर द स्पीचेस, कहा गया कि स्पीच के बाद सब लोग तालियां जरूर बजाएंगे। ठीक है। तो सब लोग एक तरह के काम कर रहे हैं, सब लोग एक तरह का झंडा लेके चल रहे हैं, सब लोग एक तरह का लिबास पहने हैं। यूनिटी अपने आप अंदर में फीलिंग आएगा कि नहीं आएगा कुछ समय के बाद? डेमोक्रेसी कैसे तबाह हुआ? 30 जनवरी 1933 ईस्वी को वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे हिंडेनबर्ग, उन्होंने चांसलरशिप ऑफर कर दिया। ठीक है। चांसलरशिप होता है क्या कि कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को हाईएस्ट पोजीशन दे दिया जाता है कि आप जो चाहें सो कर सकते हैं। ठीक है। और ये किसको दे दिया गया? हिटलर को। उस समय तक वो पार्लियामेंट में पहुंचा हुआ था। ठीक है। अब तो हिटलर को पावर मिल गया चांसलरशिप मिलने के बाद। उसने डिसमेंटल कर दिया डेमोक्रेटिक रूल को। डिसमेंटल मतलब भंग कर दिया, ख़त्म कर दिया। बोला डेमोक्रेटिक रूल ने हमको सबसे ज़्यादा पावर दे दिया गया है, अब हम जो चाहे कर सकते हैं। तो लो, पहला चीज़ हम ही कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक रूल नहीं चलेगा। यानी चुनी हुई सरकार, चुने हुए प्रतिनिधियों का सरकार नहीं बनेगा। ठीक है। 28 फरवरी 1933 को इसने एक आदेश पारित किया। ठीक है। उस आदेश में उसने कहा कि जनता में फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार नहीं होगा। प्रेस कुछ भी छापेगा या लिखेगा तो पहले हमको बताएगा। ठीक है। बात समझ में आ रहा है? कोई भी असेंबली, सभा, मीटिंग वगैरह करने से पहले हमारा परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। किसने कह दिया ये? हाँ। ठीक है। कम्युनिस्ट पैक्ड ऑफ एस्टैब्लिश्ड कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, भर गए पूरे के पूरे। ठीक है। आउट ऑफ द सर्वाइविंग 6,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डसेल्डॉर्फ, ए स्मॉल सिटी ऑफ ए 500,000 पॉपुलेशन। 500,000 पॉपुलेशन का मतलब 5 लाख आबादी का एक शहर था छोटा सा, डसेल्डॉर्फ। ठीक है।
1440 वेयर दोज ऑफ कम्युनिस्ट अलोन, उसमें 1440 कम्युनिस्ट थे। दे वेयर हाउएवर ओनली वन एमंग द 52 टाइप्स ऑफ विक्टिम्स प्रोसिक्यूटेड बाय द नाजीज अक्रॉस द कंट्री। 6808 52 टाइप के विक्टिम्स हुए जिन्होंने मतलब जिनको पीड़ित किया गया नाजियों के द्वारा पूरे जर्मनी में। और उसमें से एक टाइप के विक्टिम कौन थे? एक टाइप के विक्टिम थे कम्युनिस्ट लोग। और जो शहर था 5 लाख की आबादी वाला, उसमें 1440 थे कम्युनिस्ट लोग, 1440। उन सब को उठा करके टोटल कहाँ डाल दिया गया? कंसंट्रेशन कैंप में। कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है? एक बिल्डिंग होता है, एक एरिया होता है जहाँ एक तरह के लोगों को जो हमारे विरोधी हैं सब रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप रहिएगा नहीं, विरोध फैलाइएगा नहीं। वहाँ पर बोला जाता है सरकारों के द्वारा कि हम सब सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वो लोग सुविधाएं देते नहीं। कंसंट्रेशन कैंप के बारे में बहुत सारी कहानियाँ इंग्लिश साहित्य में भी आपको पढ़ने को मिलेगी, जिसमें कि छोटे छोटे नन्हे बच्चों को उनकी माँ से अलग कर दिया गया। वो कंसंट्रेशन कैंप के अलग सेक्टर में है, माएँ अलग सेक्टर, बूढ़े माँ बाप अलग सेक्टर में, बेटा उसका अलग सेक्टर में, हस्बैंड अलग सेक्टर में, वाइफ अलग सेक्टर में। खाने का क्वालिटी अच्छा नहीं, कम जगह में ज़्यादा लोगों को रखा जा रहा था। ठीक है, मॉड्यूल 2 का पार्ट 2, हिटलर सत्ता में कैसे पहुंचा। मार्च 1933 फेमस इनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। इनेबलिंग एक्ट पास किया गया। एक्ट इस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। जर्मनी में इस एक्ट ने डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश किया। गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। हिटलर को सारा पावर मिल गया। ठीक है, उसने पार्लियामेंट को एक किनारे हटा दिया और अपने आदेश से सत्ता चलाने लगा। चांसलरशिप दे दिया था प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ने इसको। और चांसलरशिप का मतलब होता है कि जो कैबिनेट है वही सबसे हेड हो गया। तो कैबिनेट का जो हेड रहेगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। कैबिनेट का हेड उस समय कौन था? हिटलर था। तो हिटलर को सारा पावर मिल गया। हिटलर जो है वो पूरे फुल पावर में आ गया। अब फुल पावर में आया तो उसके हिसाब से जो उसका विज़न था जर्मनी को स्ट्रॉन्ग करने का, उसमें उसको लगता था कि पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक सिस्टम सही चीज़ नहीं है। वो डेमोक्रेटिक सिस्टम ख़त्म किया, नागरिकों के अधिकार को ख़त्म कर दिया। बोला कि तुमको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वेइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, वेइमर रिपब्लिक के द्वारा दिया गया था, वो हम हटा रहे हैं। हम नहीं मानते वो सब चीज़ को सही। प्रेस को भी फ्रीडम नहीं है, आप कुछ भी छापेंगे तो उसके पहले। क्यों ऐसा बोलता था? क्योंकि बोला कि फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं वो अपने पैसे के दम पर हमारे प्रेस को खरीदे हुए हैं। हमारा प्रेस हमारे ही देश के खिलाफ लिखता है। हमारे जनता में कुछ प्रभावशाली लोगों को पैसा दे करके फॉरेन कंट्रीज़ वालों ने अपने सर मिला लिया है, वो हमारे देश की जनता को हमारे ही देश के सरकार के खिलाफ भड़काती है। किस चीज़ के नाम पर? फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। तो बोला ये सब चीज़ नहीं हम रह देंगे, विरोधी हमको नहीं चाहिए। विरोधी नहीं रहेगा तब ना हम अपने काम पर कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो बोला विरोधी रहेगा तब ना सही गलत तुमको बताएगा। बोला सही गलत क्या, सही हम हैं, हम जो कर रहे हैं वो सब सही है। हमको चाहिए नहीं रहा है तुम्हारा ओपिनियन और एडवाइस कि सही है कि नहीं, हम सही है तबे हम कर रहे हैं। यही होता है डिक्टेटरशिप। बात समझ में आ रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज़ और ट्रेड यूनियन सबको बैन कर दिया गया। यहाँ तक बैन कर दिया है कि आप जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, सभा नहीं कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते हैं। इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशियरी। ठीक है, इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशियरी पर पूरा कंप्लीट कंट्रोल हो गया। स्पेशल सर्वेलेंस सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिएट किए गए जगह जगह पर कि लोग आपस में भीड़ में हैं तो क्या बात कर रहे हैं, चाय की दुकान पर हैं तो क्या बात कर रहे हैं, इतना तक। ठीक है, वो नेशनलिस्ट था, राष्ट्रवादी था, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे था। अगर देश की जनता ही को, अगर उसको फील हो रहा है कि देश की जनता ही राष्ट्र हित में नहीं, तो जनता को ख़त्म कर देगा। उसके लिए देश एक लैंड रहा होगा, पीस ऑफ लैंड। रेगुलर पुलिस, पुलिस इन ग्रीन यूनिफॉर्म, स्टॉर्म ट्रूपर्स, ठीक है, गेस्टापो, सीक्रेट पुलिस, उस सिविल ड्रेस में सबके बीच में है, सबका बात सुन रहा है, सारी चीज़ें पता कर रहा है। एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड,
क्रिमिनल पुलिस, इतने तरह के फोर्सेस उसने बना दिया अलग अलग काम दे करके, ठीक है, ताकि जनता और बहुत सारे प्रभावशाली लोग हैं, प्रेस है, सब पर नियंत्रण रख सके, ठीक है। अब गेस्टापो टॉर्चर चेंबर में लोगों को डिटेन किया जाने लगा, जो लोग भी थोड़े से भी जर्मनी या हिटलर के खिलाफ बोलते थे, ठीक है। हिटलर के खिलाफ बोलना वो साबित करता था कि देशद्रोह है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि देश को सबसे ज़्यादा हम ही प्यार करते हैं और हम ही इस स्थिति से निकाल के स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो आप मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब देश को स्ट्रॉन्ग नहीं बनने देना चाहते हैं, आप देशद्रोही, ठीक है। पूरी क्रूरता और अत्याचार के साथ पुलिस फोर्सेस को पावर दे दिया गया कि आप इस तरह से रूल कीजिए, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन हुआ, असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिक ज़ल्मर शैश। ये इकोनॉमिक्स थे हजमल शैशिट, ठीक है। इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि आप इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसे बनाइए कि देश की आर्थिक व्यवस्था सही की जा सके, क्योंकि बैंक्स तक कोलैप्स हो चुके थे, बेरोजगारी हो गई थी, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गए थे, मज़दूरों को काम नहीं मिल रहा था। उन लोगों ने क्या कहा, इनने सबसे पहला कहा फुल प्रोडक्शन करवाओ, अब फुल एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है। उन्होंने सरकार को कहा कि आप पैसा लगाइए, रोज़गार पैदा कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, सबको रोज़गार मिलेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले जर्मन सुपर हाईवेज़ बनाया गया। कल भी हम बात कर रहे थे ना कि सड़कें बनवा दीजिए और देखिए कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाएगा। तो क्या नाम है इनका, हजलमर शैशिट, ये भाई साहब भी क्या किए, हाईवेज़ बनवा दिए सबसे पहले। बोले सरकार सुपर हाईवेज़ बनवाए कि सड़क बनेगा, कैसे हम रिलेट करके कल बताए थे कि सड़क बनने से कैसे, कल के आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे सड़क बनने से इकोनॉमी अपने आप रिवाइव कर जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से। ये भी यही काम किए, ठीक है। वोक्सवैगन कार बनाया गया, वहाँ पर कारखाना खोला गया। फॉरेन पॉलिसीज़, हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस, ठीक है। उसको सक्सेस मिलने लगा हिटलर को, आर्थिक स्थिति सुधरी, लोग, जनता को क्या चाहिए भाई, खाने के लिए, पहनने के लिए, मेडिसिन, एजुकेशन मिलना चाहिए। आर्थिक स्थिति सुधरी, सब कुछ मिलने लगा। हिटलर को क्या मिला, सक्सेस मिल गया वहाँ पे, ठीक है। उसने लीग ऑफ नेशंस को 1933 में उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है। राइनलैंड जो कि बहुत बड़ा नेचुरल रिसोर्सेज वाला एरिया था, जिसको एलाइज कंट्री ने अपने कब्जे में ले लिया था, 1936 में इसने रीऑक्यूपाई किया, जर्मनी ने अपने दुश्मन देशों से वापस छीना। बोला ला तुम कैसे ले लेगा, बात समझ में आ रहा है। हिटलर ने चीज़ किया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को मिला दिया 1938 में। ऑस्ट्रिया अलग हो गया था, बोला चलो चलो सब तुम लोग जर्मनी का पार्ट था, उछल कूद करके अलग हो गया, वो बात अलग है, आ जाओ, ताकत से उसको भी मिला लिया, ठीक है। स्लोगन दिया इसने, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, है ना, कि वन पीपल मतलब वन नेशन है, पीपल नेशन एक कंट्री है, एक एम्पायर होगा और उसका एक ही लीडर होगा, हम रहेंगे, ठीक है। हिटलर चूज वार एज द वे आउट इफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। ऑफ होना चाहिए, इफ नहीं होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा था उससे निकलने का, बाहर निकलने का रास्ता उसको युद्ध लगा कि युद्ध से ही हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल सकते हैं। कैसे युद्ध से इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकलेगा, जाहिर सी बात है दूसरे देशों को कब्जा कर लेगा, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। रिसोर्सेज वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंसन, वही ना, एक्सपेंसन ऑफ टेरिटरी करेगा, नहीं दूसरे देशों को कब्जा करेगा और वहाँ के रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई करेगा, उसको यूज़ करेगा, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ ये कर दिया। सितंबर 19 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, स्टार्टेड अ वार विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड और फ्रांस के साथ जर्मनी ने युद्ध शुरू कर दिया, ठीक है। सितंबर 94 में ट्रिपार्टाइट पैक्ट साइन किया गया जर्मनी, इटली और जापान के बीच। ये तीन कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ समझौता किया, इसलिए ट्रिपार्टाइट ट्रीटी कहा गया। लॉन्ग टर्म एम हो गया उसका ईस्टर्न यूरोप को जीतना, कि एक लंबा समय 5 साल 10 साल के दौरान पूरा ईस्टर्न यूरोप को हम लोग अपने कब्जे में ले लेंगे। ये तीनों कंट्री मिल के युद्ध करने का, ठीक है। 1941 में सोवियत यूनियन रसिया पर अटैक कर दिया जर्मनी, ठीक है।
Hitler exposed the German western front to British aerial bombing and the eastern front to the powerful Soviet armies. ठीक है, इसने हिटलर ने खोल दिया जर्मन वेस्टर्न फ्रंट को, ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग के सामने ला के रख दिया, और ईस्टर्न फ्रंट सोवियत आर्मी के सामने खोल दिया। दोनों तरफ से इस पर हमला हुआ। किस पर? जर्मनी पर, हिटलर पर। सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड ए क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टैलिनग्राड। स्टैलिनग्राड में सोवियत रसिया ने रगड़ के हराया जर्मनी को एकदम अपमानजनक तरीके से, क्योंकि दो तरफ से हमला हो गया ना। वेस्टर्न फ्रंट पे हिटलर को कौन हमला कर दिया? ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग, हवाई जहाज़ से, एयरफोर्स। और ईस्टर्न साइड में कौन हमला किया? सोवियत आर्मी। एक तरफ लैंड से हमला हो रहा था, एक तरफ एयरफोर्स से हमला। तो सोवियत आर्मी बहुत बड़ा आर्मी रहा है, उसको हरा पाना इतना आसान बात? रगड़ के जर्मनी को हराया। ठीक है। सोवियत रेड आर्मी हैंडेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच्ड द हार्ट ऑफ बर्लिन। एकदम रगेद के वहाँ तक खदेड़ा, जब जर्मनी का सेना पीछे भाग लगा तो एकदम राजधानी तक खदेड़ दिया, बर्लिन तक पहुँचा दिया रगेद के। ठीक है। यूएसए हैड रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वार। यूएसए नहीं गया इस युद्ध में शामिल होने के लिए, नहीं कूदा। ठीक है। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वार हैड कस्ट। जाहिर सी बात, यूएसए बड़ा था, डेवलप्ड था, लेकिन फिर भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ भी बहुत हुआ था। वो दोबारा से अपने आदेश को उस क्राइसिस में लाना, इसलिए यूएसए युद्ध में नहीं कूदा। ठीक है। जापान एक्सटेंडेड इज सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर। जापान जो है उस समय हिटलर को सपोर्ट किया, जर्मनी को, और पर्ल हार्बर पर बॉम्बिंग कर दिया, यूएस बेस के पर्ल हार्बर पर बॉम्बिंग कर दिया। और तब जा कर के यूएस जो है युद्ध में शामिल हुआ। और तब जापान इतना कर दिया था कि लग रहा था कि पर्ल हार्बर को पूरा ख़त्म कर देगा। पर्ल हार्बर बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस और कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स का सेंटर था अमेरिका का। और वो टूटता तो अमेरिका का इकोनॉमिक कमर टूट जाता, आर्थिक स्थिति बहुत, तब मजबूर होकर अमेरिका को युद्ध में पार्टिसिपेट करने पड़ा। और जापान आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा था, तब जाके हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराया। ये कहानी है इसका। वार एंडेड इन May 1945 विद हिटलर्स डिफीट एंड द यूएस ड्रॉपिंग द एटम बम ऑन हिरोशिमा इन जापान। ठीक है। पहले हिरोशिमा पर गिराया, 2 दिन के बाद फिर से नागासाकी पे गिराया, 6 तारीख और 8 तारीख अगस्त का, 6 और 9, 3 दिन के बाद। हाँ, 6 और 9। ठीक है। अगस्त में ही गिराया था। ठीक है। अब जापान देखा कि अब टिके रहेंगे तो 2-4 शहर मेरा और बर्बाद कर देगा। तब जापान हार मान लिया। बोला अब जापान हार मान लिया तो जर्मनी यानी हिटलर टिका हुआ था बहुत हद तक जापान के सपोर्ट पर, इटली के सपोर्ट पर। इटली पहले ही सरेंडर बोल दी कि जापान वाला को इसे मारा है रगेद के दम, जो आप लोग देख रहे थे हिरोशिमा वाला, है ना। तो जापान हट गया बीच में से, इटली सपोर्ट नहीं दिया, हिटलर अकेले पड़ गया, हारा बहुत बुरे तरीके से। तो ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।